Assalamualaikum everyone. Hope so you all will be doing well. My name is Kainat Talat and today we will discuss further about state of matter. जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है states of matter and हमने जो है गैस प्लाज्मा एंड लिक्विड को स्टडी कर लिया है. सो अब हम जो है नेक्स्ट स्टेट देखेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सॉलिड. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सॉलिड, इसकी टाइप्स, यूनिट सेल क्या है, उसकी टाइप्स, क्रिस्टल सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड ब्रैग्स इक्वेशन. सो फर्स्ट हमारे पास है सॉलिड. सॉलिड हमें पता है क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पेस नहीं होती. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर फर्मली बाउंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो आयंस, एटम्स, उन पार्टिकल्स को कहा गया है जिससे सॉलिड जो है मिलके बना है. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो बाउंड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स इन द केस ऑफ सॉलिड. और सॉलिड का डेफिनेट मैस होता है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है एज वी नो. एंड हाई डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. कंप्रेस करें भी तो कुछ भी उन पर इफेक्ट नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल होती हैं, रिजिड होती हैं, हार्ड होती हैं एंड हैव मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, उनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है पार्टिकल्स की. एज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इन फिक्स्ड पोजीशन, क्योंकि हमने पहले कह दिया क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो जो पार्टिकल्स होती हैं उनमें वाइब्रेशनल सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन होती है. अब इसकी टाइप्स देखें अगर हम सॉलिड की, तो टू टाइप्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं और अमॉर्फस सॉलिड होती हैं. ये तो हमें पता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो जिसमें पार्टिकल्स डेफिनेट अरेंजमेंट में हों, लॉन्ग जो है लॉन्ग लिखा है, लॉन्ग टर्म 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल, यानी एक्स वाई जी तीनों एक्सिस पे एक स्पेसिफिक डायमेंशन में पार्टिकल्स अरेंज हों, वो हमारे पास हो जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड. और अमॉर्फस सॉलिड में नो लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट जो होती वो होती नहीं है. कुछ जो है साइंटिस्ट, कुछ जो है वो उसको अमॉर्फस सॉलिड को सॉलिड कहते नहीं, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी की हुई लिक्विड. क्योंकि जब हम किसी से चीज़ को से टेम्परेचर कम कर लेते हैं, लिक्विड है तो वो सॉलिड फॉर्म में ही जाती है, तो इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कह देते हैं कि ऐसी सॉलिड्स हैं, ये प्रॉपर सॉलिड नहीं है कुछ साइंटिस्ट. और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होती हैं इनमें एक ऐसा पार्ट भी होती है, एक ऐसा रीजन भी होता है जहाँ पे थोड़ी सी जो है वो पार्टिकल अरेंजमेंट में, स्पेसिफिक अरेंजमेंट में पाई जाती हैं. जैसे कि क्रिस्टलाइन में हमने कहा ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल अरेंज होते हैं डेफिनेट पैटर्न में, तो अमॉर्फस सॉलिड में भी एक रीजन होता है जिसमें डेफिनेट पैटर्न में वो अरेंज होते हैं और उसको हम रीजन को क्रिस्टलाइट कहते हैं. इसके क्रिस्टलाइन पार्ट को, वो वाला पार्ट जहाँ पे पार्टिकल्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट में हों. और इसकी एग्जाम्पल होती है ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं. फर्स्ट वन है ज्योमेट्रिकल शेप. ये बात हम पहले भी हमने कर दी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनकी एक डेफिनेट शेप होती है. तो वही बात है, ज्योमेट्रिकल शेप के एक लैटिस होता है, आप यूँ कह लें कि इसमें क्रिस्टल लैटिस, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज हैं. लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें, तो सोडियम जो है वो क्लोराइड से जो है वो सराउंड किया है, क्लोराइड सोडियम से सराउंड किया है. यहाँ यूँ मिलके यूनिट सेल्स ने मिलके एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनाया, वो भी एक डेफिनेट अरेंजमेंट में. तो ये यही इसकी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट डिस्टिंक्टिव शेप ड्यू टू डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट, हैव सम इंटरफेशियल एंगल्स रिगार्डलेस द शेप एंड साइज. इंटरफेशियल एंगल्स के जैसे क्रिस्टल लैटिस बना होता है तो उसमें जो फेसेस होते हैं उनके दरमियान एंगल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ ना कुछ उनमें एंगल्स भी होते हैं और वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करते. हर लैटिस में जो है वो एंगल होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज, कि उस लैटिस का साइज क्या है या उसकी शेप क्या है. नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना वो बहुत शार्प होते हैं. शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि उनका जब पॉइंट आया मेल्ट होने वाला तो वो अचानक से मेल्ट हो जाएंगे सारी की सारी. मतलब एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में है ना, तो वो एकदम से जो है सारी सॉलिड मेल्ट हो जाती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से ही आइडेंटिफाई किए जाती हैं कि लाइक अगर मेल्ट किया है चीज़ को, वो शार्पली मेल्ट हो गई है तो वो क्रिस्टलाइन है, अगर नहीं हुई तो वो अमॉर्फस है.
है या फिर वो ऐसी क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये इसकी करैक्टरिस्टिक या ये वाली प्रॉपर्टीज़ की यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लीवेज प्लेन वो है जिस प्लेन से हम अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करना हो तो उसे ब्रेक किया जा सके। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये हमारे पास है क्लीवेज प्लेन के डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक हमारे पास प्लेन है ये डेफिनेट प्लेन है जहाँ से इसकी क्लीवेज हो रही है, ठीक है, हो सकती है। बट अगर हम यहाँ ब्लू लाइन में देखें तो इस ब्लू लाइन में इसकी क्लीवेज पॉसिबल नहीं है, यहाँ से नहीं टूटेगा। यूँ कह लें कि टूट भी जब बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो, हैमरिंग करो, टूट जाएगा, बट वो एक डेफिनेट प्लेन नहीं होगी जैसे ये रेड लाइन से शो की गई है। तो जिस डेफिनेट प्लेन से वो एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स अटैच हैं, इंक्लाइंड हैं, एंगल जो भी हैं आपस में अटैच, तो उस डेफिनेट प्लेन जो है उससे उसको सॉलिड को ब्रेक किया जाए, जहाँ से उसको ब्रेक करना ईजी है, वो क्लीवेज प्लेन कहलाएगा। जैसे कि अगर हम इस वॉल की तरफ भी आएँ, इसको देखें तो यहाँ पर भी जो ब्रिक्स हैं, अगर उनको हम जैसे ब्रिक्स लगी हुई हैं वैसे उनको मतलब ये लगी हुई है ना जैसे लाइन में, इस जगह से उनको ब्रेक करना यूं जो है इजी है हॉरिजॉन्टल वे में, बजाय इसके कि हम यूं जो है इस तरीके से उसको ब्रेक करना स्टार्ट करें या यहाँ से क्लीव करना स्टार्ट करें, तो ये इसका क्लीवेज जो है वो यहाँ से डिफ़िकल्ट होगा। तो ये था क्लीवेज प्लेन कि एक डेफिनेट प्लेन जहाँ से हम जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक डाउन उनकी हो सके, उनको क्लीव किया जा सके। सो यहाँ पे भी देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन अलोंग द डेफिनेट प्लेन कॉल्ड द क्लीवेज प्लेन। एक डेफिनेट प्लेन से इनको ब्रेक किया जाता है एंड दे आर इंक्लाइन टू वन अनदर एट पर्टिकुलर एंगल फॉर गिवन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और वो एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पे होती हैं। दिस एंगल वेरीज फ्रॉम हर सॉलिड में, ये एंगल डिफरेंट होता है कि एक जैसे मैंने आपको दिखाई वहाँ पे पार्टिकल्स जो थे वो डिफरेंट जो है पार्टिकल्स वो एक डेफिनेट एंगल से एक दूसरे के साथ अटैच थे। इसी तरीके से पूरा सॉलिड जो है वो एक दूसरे के साथ डेफिनेट एंगल पे होता है, ये एंगल सॉलिड टू सॉलिड वेरी करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो चेंज होगी। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि ये हमारे पास एक कॉइन है। इस कॉइन को हम ये बॉक्स में अगर डालना चाह रहे हैं तो हम उसकी डायरेक्शन को ऐसे ही रखेंगे जैसे ही रखी हुई है। अगर हम उसको टेढ़ा करें, इसके डायरेक्शन को सीधा करके उसको अंदर जो है डालने की कोशिश करें तो वो नहीं हो सकेगा। तो यूँ उसकी डायरेक्शन पे है कि उसने कैसे जाना है। जैसे प्रिज्म में भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से लाइट जो है उसको किया जाएगा तो वो डिस्पर्स होगी कंपोनेंट्स में, अदरवाइज जो है नहीं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। ना हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आए ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। डायरेक्शन पे डिपेंड होने की वजह से कुछ ना कुछ वेरिएशन आए तो उसको एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन आ रही थी ना कि लाइट ने डिस्पर्स होना है या नहीं होना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, क्लीवेज। क्लीवेज में भी आपको दिखाया कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आप क्लीवेज को अगर वो कर रहे हो, क्लीवेज प्लेन जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वहाँ से ब्रेक कर रहे हो तो ब्रेक होगा और जो है वो एक डेफिनेट प्लेन पे इजीली होगा। अदरवाइज अगर आप जो वो प्लेन है उससे ब्रेक डाउन नहीं कर रहे तो वो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा इजीली। तो ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी, कंडक्टिविटी भी। कंडक्टिविटी में अगर हम ग्रेफाइट की एग्जांपल ले लें तो ये कंडक्टर है जब इसको पैरेलल अरेंज किया जाएगा, जब परपेंडिकुलर करेंगे तो वो कंडक्टर नहीं है। इसको भी हम विजुअली देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रेफाइट जो है इसकी देख लें तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको जो है वो हाईलाइट किए हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम जो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से सप्लाई करेंगे, इस साइड से सप्लाई करना है, कंडक्टर्स जो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हो जाएगी सप्लाई, ओके।
बट अगर हम ऊपर से कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कर रहे हैं, तो यहाँ से सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। तो दैट्स वाई यहाँ पे फिर डायरेक्शन की बात आ गई, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिर कंडक्टिविटी भी डिफरेंट हो गई। तो ये थी हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक कंडक्टिविटी भी एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी थी कि ये भी चेंज हो रही है विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स, एजेस, ये सारी चीज़ें रिपीट हो, जैसे ही क्रिस्टल को रोटेट किया जाए बाय 360 डिग्री, तो ये हो जाएगी सिमेट्री। यानी ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, इसको हम रोटेट कर देते हैं, तो जैसे जैसे रोटेट करेंगे उसके एंगल्स, उसके फेसेस, उसके एजेस जो है रिपीट होती, उनमें रेपिटेशन आती रहेगी। अब इसकी टाइप्स होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये टाइप्स को, इसकी जो है फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट क्या होता है, आदत। हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब ये कि क्रिस्टल की हैबिट है कि उसने एक स्पेसिफिक जो है हैबिट है कि उसने स्पेसिफिक नॉर्मल कंडीशन में उसने स्पेसिफिकली जो उसकी हैबिट है वैसे ही उसने ग्रो करना है, ठीक है। शेप है क्रिस्टल की जिसमें वो ग्रो करे अंडर नॉर्मल कंडीशन। बट अगर ऐसा हो कंडीशन चेंज कर दी जाए, अगर तो कंडीशन वही है जिसमें वो ग्रो करता है नॉर्मल, जैसे लाइक ये है कि मॉर्निंग में हम सुबह अगर सपोज उठते हैं, नॉर्मल में जो हमारी रूटीन है वही रहेगी अगर कुछ चेंज ना हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कोई जो है वो खुशी का मौका है, गम का मौका है, तो जो सारी रूटीन है वो नहीं रहेगी। जस्ट लाइक यहाँ पर भी आप यही एग्जांपल ले लें कि नॉर्मल कंडीशन में वो ग्रो करेगा, लेकिन अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए, जैसे NaCl नॉर्मल क्यूबिक में वो है, जो उसकी शेप क्यूबिक फॉर्म है, लेकिन अगर हम उसमें 10% यूरिया से कंडीशन चेंज कर दें, 10% यूरिया इम्प्योरिटी के तौर पर उसमें ऐड कर दी जाए, तो वो नीडल लाइक ऑक्टाहेड्रल जो है उसकी हैबिट जो है वो ये हो जाएगी, इस शेप में वो ग्रो करेगा इंस्टेड ऑफ क्यूबिक। तो ये हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी की सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मीन शेप, मॉर्फिज्म, आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन शेप, मीन सेम शेप, यानी डिफरेंट जो है हमारे पास सब्सटेंसेस वो सेम शेप में एग्जिस्ट करें। जैसे सेम क्रिस्टलाइन शेप्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। के डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हों और वो एक ही शेप में, एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करें, तो उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और ये चीज़ जो है केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट ये जो है रेशो जो है या एटॉमिक नंबर रेशो कॉम्बिनेशन, उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। इसको भी हम विजुअली देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले है NaNO3 एंड KNO3, दो सब्सटेंसेस हैं, दो सब्सटेंसेस सेम शेप क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें, रोम्बोहिड्रल। तो ये एटॉमिक रेशो पर डिपेंड करते हैं। कैसे कि सबसे पहले देखिए, सोडियम 1 है और N जो है नाइट्रोजन वो 1 है और ऑक्सीजन 3 है। ये इसमें रेशो हो गई 1:1:3। नेक्स्ट पोटाशियम में देखें तो K भी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे भी रेशो सेम होगी 1:1:3। तो दोनों में एटॉमिक रेशो सेम है, दोनों सेम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर K2SO4 और K2CrO4 की बात की जाए, तो यहाँ पे भी पोटाशियम में पहले 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो 2:1:4 हो गई। नेक्स्ट भी अगर हम देखें तो पोटाशियम 2 है, क्रोमियम 1 है और ऑक्सीजन 4 है, 2:1:4 हो गई, ऑर्थोरोम्बिक है। नेक्स्ट जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट, ये भी ऑर्थोरोम्बिक है, इनमें भी रेशो देख ले, जिंक की 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, 1:1:4। नेक्स्ट सोडियम में देख लें, सोडियम 1, फ्लोरीन 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, 1:1। इसी तरह कॉपर, सिल्वर, जिंक, कैडमियम 1:1। तो एटॉमिक रेशो सेम है और दो सब्सटेंसेस की तो उनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो भी सेम है। मतलब ये इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्टेंस है, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो एटॉमिक रेशो पे टिकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन शेप, मतलब एक से ज़्यादा शेप में एग्जिस्ट करेंगे एक कंपाउंड। सपोज एक कंपाउंड है प्रेजेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो वो पॉलीमॉर्फ है एंड फिनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म है। सेम केमिकल एंड डिफरेंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर सिल्वर नाइट्रेट है
एक ही कंपाउंड है, ये रोहोम्बोहिड्रल में भी एग्जिस्ट कर रहा है और ऑर्थोरोहोम्बिक में, लेकिन केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट है होंगी। एंड कैल्शियम कार्बोनेट में देखें तो ट्राइगोनल और ऑर्थोरोहोम्बिक में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है दोनों जो कैल्शियम कार्बोनेट्स होंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास एलोट्रॉपी है। एलोट्रॉपी भी पॉलीमॉर्फिज्म ही है, बस डिफरेंस ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड्स थे जो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, सेम कंपाउंड्स थे। एलोट्रॉपी में वही जो होंगे वो सेम एलिमेंट्स होंगे जो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म आर एलोट्रॉप्स, लाइक सल्फर है वो रोहोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक है, टिन है तो वो क्यूबिक एंड टेट्रागोनल में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, क्यूबिक ग्रे एंड टेट्रागोनल वाइट। तो ये हमारे पास एलोट्रॉपी। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये वो वाला टेम्परेचर होता है एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी भी सब्सटेंस की जो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, वो वाला टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। और एट दिस टेम्परेचर सिर्फ ओनली वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस टू अनदर, वन क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो चेंज हो सकती है अनदर में, बट ओनली वन जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगी अबव एंड बिलो, यानी इस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में होगी, बट अबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कर देंगे नीचे तो सिर्फ एक ही फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। सपोज हमारे पास जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है टिन की, ग्रे टिन है हमारे पास एंड वाइट टिन है। ग्रे टिन 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, यानी इस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम में है। इस टेम्परेचर पे जितना वाइट टिन है हमारे पास उतना ही हमारे पास ग्रे टिन है। और अगर हमारे पास ये टेम्परेचर यूँ करें कि 13.3 कर दिया जाता है तो सारे का सारा वाइट टिन टेट्रागोनल शेप में हमारे पास जो टिन होगा वो होगा। अगर 13.1 होता है तो सारे का सारा क्यूबिक फॉर्म में टिन होगा। एट दिस टेम्परेचर पे दोनों टिन है क्यूबिक और टेट्रागोनल बट इक्विलिब्रियम पे हैं, और यहाँ पे इनकी शेप चेंज होती है बट साथ 27% वॉल्यूम चेंज भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिस्टल लैटिस एंड स्पेस लैटिस। ये रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर वही पार्टिकल्स आयन मॉलिक्यूल्स आयंस और मॉलिक्यूल कह रही हूँ आयंस एटम्स, उनकी अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स की क्रिस्टल ऑफ अ क्रिस्टल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो है उनकी अरेंजमेंट जो है वो होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे यूनिट सेल की बात करें, ये यूनिट सेल ही मिलके क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटेड 3D पोर्शन है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का, जो प्रोड्यूस दिस कंप्लीट स्पेस लैटिस, जो कंप्लीट स्पेस लैटिस बना देता है। जैसे हमारे पास ये कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ से इसका एक पार्ट निकाला गया है, ये यूनिट सेल है, और इस तरह के कितने यूनिट सेल जो हैं वो कंबाइन हुए हैं और ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर डिड्यूस्ड फ्रॉम द साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल, यानी इसकी शेप पे ही जो है इस डिपेंड करती है क्रिस्टल लैटिस का भी जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, लाइक कितना साइज होगा उसका, एक यूनिट सेल का जितना साइज होगा फिर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल उसमें है, तो इससे हम बता सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस का साइज कैसा और कितना होगा। ये यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट, और ये है हमारे पास ये रिपीट होके क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास लैटिस एनर्जी। ये वो वाली एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ अ लैटिस इनटू आइसोलेटेड आयंस इन गैस फेस। ये वो वाली एनर्जी है जो हमें ज़रूरत है जिसकी लैटिस को तोड़ने के लिए। जैसे NaCl हमारे पास एक लैटिस है, उसको ब्रेक करने के लिए उसके आयंस में 1 मोल को ब्रेक करने के लिए Cl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन कर दिया जाए, तो वो वाली एनर्जी जो रिक्वायर हो, या वो वाली एनर्जी जो रिलीज हो व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम द गैसियस आयन। जब 1 मोल बनाया जाए, अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को कंबाइन करके NaCl बनाया जाए, ठीक है, तो ये जितनी एनर्जी रिलीज हो वो भी लैटिस एनर्जी है, और जितनी रिक्वायर हो उसको तोड़ने के लिए वो भी लैटिस एनर्जी है। इसको एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर मोल में, और ये साइज के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है, जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी थोड़ी
और यहाँ पर अगर हम यूनिट सेल में देखें तो इसकी 3 साइड्स हैं, ए बी एंड सी। ए के जो सामने वाला एंगल है अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा एंड सी के सामने वाला गैमा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूनिट सेल की टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले प्रिमिटिव आता है और ये सिंपल यूनिट सेल भी इसे कहते हैं कि लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। नेक्स्ट टाइप आती है फेस सेंटर्ड, इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें फेस नाम ही शो करे ना, फेस सेंटर्ड, कि फेसिस में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर में तो प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्लियर है। फेस जो है 6 फेसेस जो हैं, जैसे एक रूम होता है 4 तो उसके फेस हो गए ना, 4 दीवारी, वो 4 फेस हो गए। एक छत हो गई 5वां और एक फर्श छठा, तो 6 फेसेस होते हैं ना, तो उन फेसेस पे भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, उन पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है, वो हो गया फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड पार्टिकल्स इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास एंड सेंटर्ड है। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑन द कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड वन पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस। फिर फेसेस की बात आ गई कि कोई भी 2 ऑपोजिट फेस ले लेना है, जैसे ये दो, यहाँ पे ये 2 ऑपोजिट फेस लिए हैं, इन 2 ऑपोजिट फेसेस पे भी पार्टिकल प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास आ जाएगा एंड सेंटर्ड। नेक्स्ट लास्ट वन है बॉडी सेंटर्ड, इसको इंटरनल है भी कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। पार्टिकल्स ऑन कॉर्नर्स एंड वन पार्टिकल प्रेजेंट विद इन द यूनिट सेल। पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर में सब पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक पार्टिकल फेस में इनर भी प्रेजेंट होगा, इंटरनल तो एक ही, तो वो बन जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, क्रिस्टल क्लासिफिकेशन आ गई है। सबसे मुश्किल काम इसको समझने से ज़्यादा, समझना क्या है, इसको समझने से ज़्यादा इसको मेमोराइज करना मुश्किल काम है। तो वो आपने इसको करना है कैसे कि देखें, सबसे पहले आपने जो है इसको इसके फर्स्ट लेटर को देखें तो ये CTO आपने याद कर लेना है कि CTO क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, ये 3 वो होने हैं जिसमें हमने एंगल को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अल्फा, बीटा, गैमा आपस में भी इक्वल रहने हैं, 90 के भी इक्वल रहने हैं, एंगल्स में कोई चेंज आना ही नहीं है। किसमें? CTO में क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। और कोई भी जो है ओ से और सी से तो स्टार्ट है, तो लेकिन टी से होता है, वो ट्राइक्लिनिक होता है, उसको आपने यूं याद रख लेना कि उसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ये वैसे ही निकल गया, आपको याद हो जाना है। और क्यूबिक में सब इक्वल हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी बात रखें तो CTO, इनमें हमने एंगल्स की बात करनी नहीं है। तो क्यूबिक वो हो गया जिसमें सब इक्वल है, टेट्रागोनल वो हो गया जिसमें ए भी इक्वल है, बस सी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, और ऑर्थोरोम्बिक जिसमें कोई साइड भी इक्वल नहीं है। तो साइड्स की बात करनी है इसमें, क्यूबिक में सारी इक्वल हैं, टेट्रागोनल में लास्ट वाली BC नहीं इक्वल, और ऑर्थोरोम्बिक में कोई साइड नहीं इक्वल, ठीक है। तो ये हमने एंगल्स की बात नहीं की, तो ये हमारा था CTO। और ट्राइक्लिनिक भी आपको होप सो इतना याद हो गया है। अब हमारे पास रह जाते हैं RHM। इसको आप कोई भी वर्ड भी बना सकते हैं, और इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से भी अगर आपने याद रखना है, रहम या रहम, कुछ भी, RHM, ठीक है। RHM रोहोम्बोहिड्रल, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। इसमें अब हमने एंगल्स को भी घसेड़ देना है, ठीक है। रोहोम्बोहिड्रल में तो साइड्स इक्वल होंगी, जो तीनों के तीनों एंगल हैं वो 90 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। रोहोम्बोहिड्रल साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स 90 के इक्वल नहीं, यहाँ तक साइड्स को, एंगल्स को छेड़ा भी नहीं था। और हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा बीटा 90 के इक्वल हैं, गैमा अलग ही हो गया, गैमा 120 के इक्वल हो गया, और BC साइड भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे साइड का कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया था कि तीनों एंगल आपस में बस 90 के इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल में वो एंगल गैमा जो है वो कहता है मैंने 120 के इक्वल होना है, वो है ये अलग हो गया है, और BC साइड्स इक्वल नहीं है। एंड मोनोक्लिनिक में अगर हम बात करें तो उसमें साइड कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। और जो है अल्फ़ा और गैमा 90 के इक्वल हैं, बीटा नहीं है। थोड़ा सा ये जो है मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल टफ है, बाकी मतलब टफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ट्रिकी से है, बाकी सारे सीधे सीधे हैं। इनमें एंगल्स की बात ही नहीं करनी, इसमें कुछ भी नहीं इक्वल, इसमें सब कुछ ही इक्वल है। और इसमें तो साइड्स ऑर्थोरोम्बिक में नहीं इक्वल, और इसमें एक साइड नहीं इक्वल, इसमें एंगल जो है बस नहीं इक्वल। ये दोनों थोड़े से ट्रिकी हैं कि इनमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, एंगल और साइड्स, और दोनों थोड़ी सी ट्रिकी सी आ रही है, तो इसको आपने याद कर लेना है।
कि हेक्सागोनल में गैमा 120 आ जाता है, मोनोक्लिनिक में 120 तो नहीं आता, बट बीटा जो है वो इक्वल ही नहीं होता 90 के, और साइड भी कोई भी इक्वल नहीं है। ये कुछ है, ये आपने ऐसे ही याद रखना है कि जो कॉर्नर पे अगर हम देखें तो पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसने 1/8 कंट्रीब्यूट करना होता है पूरे लैटिस में, और फेस सेंटर में प्रेजेंट है तो 1/2 कंट्रीब्यूशन देता है, एज पे प्रेजेंट है 1/4 देगा, बॉडी सेंटर अगर सेंटर में यूं प्रेजेंट है तो 1 ही देगा, और जो हेक्सा है उसमें अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन जो है 1/6 होगी, और जो फेस सेंटर्ड है, जो कॉर्नर की है उसकी 1/6 होगी, और जो फेस सेंटर्ड है उसकी 1/2 होगी। और HCP यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है, उसमें जो है जो कॉर्नर वाला होगा 1/6 और फेस सेंटर वाला 1/2। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है ब्रैग्स इक्वेशन। सबसे पहले तो ये कि इक्वेशन तो ये होती है, लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, बट जो फाइनल इक्वेशन है वो आपने याद रखनी है। बट यहाँ पर ये आता है कि ब्रैग्स इक्वेशन है क्या, क्यों यूज़ हुई, जैसे हमारे पास लैटिस है और इस टॉपिक में क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो इसका ये है कि जैसे हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जो भी हैं आयंस, यूनिट सेल, वो अरेंज है। लेट्स सपोज उनकी 3 लेयर्स बनी हुई हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 लेयर्स बनी हुई हैं, और हम जो हैं उनका साइज डिटरमिन करना चाह रहे हैं, उन जो 2 लेयर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस, लाइक हमने अगर एटम का साइज डिटरमिन करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 एटम्स के जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से 2 एटम्स का, वो फाइंड करके रेडियस निकालते हैं, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका आ गया रेडियस, जो डिस्टेंस आया होता है 2 एटम्स के दरमियान का, उसको फिर डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। यूँ हम अगर हम एक क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, और एक लेयर ये है, दूसरी लेयर, अब हम इसके दरमियान वाला डिस्टेंस जो है लैटिस में लेयर्स के जो स्पेसिंग डिस्टेंस है वो चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ब्रैग्स इक्वेशन है। होता क्या है, उसको हम चेक यूँ करते होते हैं कि हमने एक्स रेज यूज़ करनी होती है, कि कोई भी लेट्स सपोज हमारे पास ये सॉलिड है तो उसके ऊपर हम एक्स रे जो है वो फॉल करवाते हैं, ठीक है। एक्स रे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, तो वो अंदर तक सॉलिड के पेनिट्रेट कर जाती है। तो हम 2 एक्स रेज यूज़ करते हैं, एक एक्स रेज उसको फॉल करवाते हैं, कि यूँ फॉल करवाते हैं कि वो फर्स्ट लेयर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ठीक है। फर्स्ट लेयर में ही जो पार्टिकल्स हों उसके न्यूक्लियस के साथ टकराए और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। और नेक्स्ट जो हम फॉल करवाते हैं एक्स रे, वो हम यूँ करवाते हैं कि वो सेकेंड रे तक पेनिट्रेट करे और फिर रिफ्लेक्ट हो, और यूँ रिफ्लेक्ट होकर हम उनका एंगल डिटरमिन करते हैं, दोनों रेज का डिस्टेंस डिटरमिन करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल के हम ये कैलकुलेशंस करके जो है पूरी वो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन। तो वो हमारे पास इक्वेशन फाइनल आती है 2d साइन थीटा, ये थीटा है, और ये यहाँ पे गलती से इक्वेशन गलत लिखी गई है, यहाँ पर भी आपने यूँ करना है कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इसको ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। ये 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा ने इस साइड पे आना है, ओके। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है सारी लंबी चौड़ी डेरिवेशन करने के बाद। तो यहाँ पे d जो है वो डिस्टेंस आता है बिटवीन 2 एटॉमिक प्लेन्स, वही बात होगी कि 2 जो प्लेन्स है यही हमने फाइंड आउट करना होता है, 2 प्लेन्स 2 लेयर्स का डिस्टेंस जो होता है। थीटा हमारे पास, थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एक्स रेज विद क्रिस्टल सरफेस, उसकी सरफेस पे जो जब फॉल करती है रेज तो जो एंगल वो बनाती है वो यहाँ पे थीटा होता है, ग्लांसिंग एंगल भी से कहते हैं। और लैम्डा जो होती है वो वेवलेंथ होती है एक्स रेज की, और एन जो है वो ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, इंटीगर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये लाजमी है कि आपने इक्वेशन को करेक्ट कर लेना है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है। नेक्स्ट कुछ जनरल नॉलेज है। इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू द इंटेस्टाइन बाय पेनक्रियाज लॉक जा दैट इज डिफिकल्ट इन ओपनिंग द माउथ इज अ सिम्टम ऑफ टेटनस की सिम्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट।
पोलियोमाइलाइटिस इन मंकी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, एयरबॉर्न ट्यूबरक्लोसिस, ये ठीक है, बाकी कोई भी मैच परफेक्ट नहीं है। रिकट्स इज़ अ डिजीज़ ऑफ द, ये बोन्स की डिजीज़ है, और आई थिंक सो ये जनरल नॉलेज भी पहले करवा दिया गया है। चलें एक बार रिवाइज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, ओके, ये करेक्ट है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी में सिचुएट होते हैं, एंड द ह्यूमन सेल कंटेन्स, क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, एंड यहाँ पे चूंकि पेयर्स की बात नहीं की गई तो 46 ही आएगा, ठीक है। एंजाइम हेल्प इन, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, एंड फूड इज़ नॉर्मली डाइजेस्टेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड के रिलेटेड टॉपिक, मतलब फर्स्ट हाफ लेक्चर आप कह सकते हैं, और इसका फिर नेक्स्ट हाफ जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद उसी पे नेक्स्ट हाफ पे लेक्चर होगा और आपका स्टेट ऑफ मैटर का टॉपिक कवर हो जाएगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई हो। फिर भी आपको कुछ क्वेरीज रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।